Hello students, myself Advocate Joydeep Singh and welcome to JD Judicial Classes. So today is my first lecture और आज हम स्टार्ट करेंगे CRPC. So जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज और जो लेंथी टेक्स्ट बुक्स है वो हमें ज्यादातर समझ आने में डिफिकल्टी की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे CRPC बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में 20 to 25 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स 20 to 25 लेक्चर्स ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी CRPC इन टिप्स आपको याद हो जाएगी। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और साथ ही साथ मैं आपको उसको लॉ को कैसे कोर्ट में इंप्लीमेंट करोगे वो भी समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ड्राफ्टिंग भी समझाऊंगा। जैसे कि कोई एडवोकेट मुकदमा दर्ज करता है तो वो क्या ड्राफ्टिंग तैयार करता है वो ड्राफ्टिंग भी समझाऊंगा। सो आज के पहले लेक्चर में हम CRPC स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे सेक्शन 482 ऑफ द CRPC जो कि कहता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। सो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या समझने से पहले उसका पर्पस जानना, उसका ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, उसको बनाने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सो अब हम CRPC स्टार्ट करेंगे और इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि फॉर एग्जांपल ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस किया। सो स्टेट की जिम्मेवारी है कि उसको पकड़ें, उसको रिस्ट्रिक्ट करें और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जिसको भी वायलेट सरकार नहीं कर सकती। सो ऐसा क्या प्रोसीजर फॉलो करें जिस कारण हम दोनों में बैलेंस बना के चलें और एक करेक्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करें। सो वो प्रोसीजर कौन बताएगा, वो CRPC बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर पकड़ने आएगी तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, उसका बैच लगा होना जरूरी है और साथ ही साथ जब वो उसको अरेस्ट करेंगे तो वो अपने रिलेटिव्स या घर वालों को बताने का उसका अधिकार, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जब वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को पकड़ के अपनी पुलिस कस्टडी में लेगा उसको विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने का राइट, उसका बेल लेने का अधिकार और डिफेंस लेने का अधिकार। सो ये सब कौन बता रहा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब एक कोड है, एक किताब है जो कि आपको एक प्रोसीजर बता रहा है कि आप किस प्रोसेस से फॉलो करोगे और आपका फेयर ट्रायल उस हिसाब से कैसे होगा। यही है CRPC। इसमें एक और पॉइंट भी है कि जब वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को पकड़ेगा सो उस इंडिविजुअल के पास अपने फंडामेंटल राइट्स भी हैं। फंडामेंटल राइट्स दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जहां पे हम उसके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और यहीं पे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 की जजमेंट है जिसमें कि उन्होंने हेल्ड किया है कि जो आप प्रोसीजर फॉलो करोगे दैट शुड बी जस्ट रीजनेबल फेयर और वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। दैट इज जो आपके मन में आया वो प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि सेक्शन 60A ऑफ CRPC में भी लिखा है नो अरेस्ट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ CRPC, मतलब यू हैव टू फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली कि ये जो प्रोसेस बता दिया है हमने बाय लॉ यही फॉलो करोगे। सो CRPC क्या है? इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कैसे हम इनिशिएट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है सेक्शन 482 ऑफ CRPC जो कि बताता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो एक ही व्यक्ति के खिलाफ 3 FIR लॉन्च हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने कोई चोरी करी, सो उसने वो चोरी देहरादून में करी तो देहरादून की पुलिस ने उसके खिलाफ FIR लॉन्च कर दी। और मान लो उसने जो सामान था वो विकास नगर में रखा था तो विकास नगर की पुलिस ने भी उसके खिलाफ FIR कर दी। वैसे ही अगर वो कहीं और जाके पकड़ा गया तो वहां की पुलिस ने भी उसके खिलाफ FIR कर दी। सो इससे क्या हो गया? 3 FIR उसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो गई, सेम ऑफेंस में, सेम केस में। अब उससे क्या होगा? 3 मुकदमे चलेंगे, 3 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होंगे और इससे वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। सो वो 3 बार 3 अलग अलग तारीख पे जाएगा। सो वो व्यक्ति क्या करेगा? सेक्शन 482 में एक एप्लीकेशन लगाएगा टू द हाई कोर्ट
फॉर क्वेश्चनिंग द सब्सिक्वेंट एफआईआर, और जो उसका ट्रायल है सिर्फ एक कोर्ट में चलेगा ताकि जो प्रोसीजर है वो करेक्ट फॉलो हो। सो सेक्शन 482 क्या प्रोवाइड कर रहा है? जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। सो सेक्शन 482 आप पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन भी लिखी है, टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कि उसके जो प्रोसेस है उसका एब्यूज को रोकने के लिए। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी हैं? सो इसका आंसर ये है कि जो इनहेरेंट वर्ड है वो सिर्फ हाई कोर्ट के लिए यूज किया गया, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके लिए इनहेरेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पावर्स नहीं है। सो उनके पास भी पावर्स हैं, लेकिन हम उसे इनहेरेंट पावर्स नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसे बोल सकते हैं इम्प्लाइड पावर्स या एंसिलरी पावर्स, और हम उन्हें इंसिडेंटल पावर्स भी बोल सकते हैं। सो इनहेरेंट वर्ड सिर्फ हाई कोर्ट के लिए ही हम यूज करेंगे। सो अगर आप ध्यान से सेक्शन 482 पढ़ेंगे, वहां पे एक और लाइन लिखी है, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, मीन्स इस कोड में कोई ऑर्डर हुआ उसको इफेक्टिव करने के लिए हम सेक्शन 482 का यूज करेंगे। इसको भी आप बहुत सिंपल एग्जांपल से समझो। जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको पता है कि 156(3) क्या होता है। जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च नहीं करता तो विक्टिम 156 क्लॉज 3 में एक एप्लीकेशन लगाएगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट कि उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करे जाए। और मान लो 156(3) के ऑर्डर के बावजूद उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो सेक्शन 482 में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं इन द हाई कोर्ट, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर था उसको इफेक्टिव करने के लिए। सो इसी के लिए यूज होता है सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। सो 3 चीजों के लिए सेक्शन 482 का हम यूज कर रहे हैं, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, एंड अल्टीमेटली फॉर द जस्टिस, बिकॉज हमारा अल्टीमेटली गोल तो जस्टिस प्रोवाइड करने का। सो जितने भी मैं आपको सेक्शंस पढ़ाऊंगा उसको बेयर एक्ट में जरूर पढ़िए, और आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई दे सकूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको घर बैठकर लॉ की बेस्ट नॉलेज मिल सके। थैंक यू।